Greetings, friends. This is Dr. S.M. Azad, JNU LMNS. I am teaching, training, and mentoring to the civil services aspirants over 15 years. And now I am available to you on the platform of Dikshant and going to discuss the dynamics that recently face challenges to the students of civil services of this year. So I will discuss about that all. मैं डॉक्टर एस एम आज़ाद JNU LMNS हूँ। पिछले 15 वर्षों से गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ एक फ्रेंड और फिलोसोफर के रूप में। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ दीक्षांत के प्लेटफॉर्म से। इतिहास की जो डायनामिक्स थोड़ी चेंज हुई है, बदली नजर आई है। ये तो यूपीएससी की ये आदत है, परंपरा है, ऐसी चीज़ों का बार बार उपयोग प्रयोग करता होता है। लेकिन ये समय आ गया है कि आप लोगों को काफ़ी अलर्ट होना पड़ेगा, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा और इसकी विस्तार की बात मैं करता हूं, आप एंजॉय करेंगे। ओके, तो शुरू करता हूं। ये जो सेक्शन है, ये जो क्वेश्चंस का जो सेट है हम लोग डील कर रहे हैं, ये सेक्शन ए है जिसको हम लोग डील करेंगे। और इस सेक्शन ए की जो सिक्वेंसिंग आपके पास होगी, आप लोग देख लेंगे उस सिक्वेंसिंग को भी। सेक्शन ए की सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। और इसमें जो एक चीज सामने नजर आ रही है वो क्या नजर आता है? ऐसा लगता है कि ये टर्म है ध्यान काटका, ये टर्म है विच फ्लरिश्ड एट द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। सवाल ये पूछ रहा है महासंघिका, एक सबसे बड़ा प्रश्न चीज क्या नजर आता है? वेरी क्रिटिकल इज दैट महासंघिका है क्या? महासंघिका ग्रुप का ओरिजिन होता है, सिज्म कहते हैं इसको, बाइफर्केशन या कह सकते हैं अलग होना, विभाजित होना। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब वैशाली में होती है तो वहीं से इसका ओरिजिन होता है। और इसका कोर कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, महासंघिका बेसिकली ये भी चाहता था कि एक ट्रू नॉलेज जिसको कहते हैं परफेक्ट नॉलेज, अरहंत या जैन में कैवाल्य की प्राप्ति की बात की जाती, उसी से संबद्ध ये पूरी तरह से सवाल है। तो इस सवाल की विशेषता क्या नजर आती है? पहली चीज है तो ध्यान काटा एक प्लेस नजर आ रहा है, और दूसरी चीज क्या नजर आता है? महासंघिका। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न ज्यादातर पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं। जब महासंघिका की बात आप करेंगे तो सबसे बड़ी बात नजर आता है, योगशाला स्कूल है, उसमें अजीत कोशा काम्बलिन का नाम आता है। अजीत कोशा काम्बलिन का नाम आता है ना। तो इसकी परंपरा का विकास यहां पर होता है। और इसके जो आंसर्स की बात कही गई है, ये प्लेस कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकलाइज एरिया है, इसलिए इस मैप में मैंने दिखाया है इस चीज को। वो क्या देखते हैं कि अमरावती का क्षेत्र है और वर्तमान समय में वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुंटूर है। आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट की बात भी कही जा रही है और दूसरी चीज क्या है, स्टेट के बाद प्रॉपर प्लेस की भी बात कही जा रही है। जो डिस्ट्रिक्ट क्या नजर आता है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में नजर आता है। और इसके साथ में जो तथ्य इसके जुड़ा हुआ है, जो जानने वाली चीज क्या है, यह सतवाहन रूलर है। एंड दिस इज द रूलर ऑफ सतवाहन। और आप अच्छे से जानते हैं सतवाहन रूलर का जो काल था वो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 3 सेंचुरी एडी तक माना जाता है। दिस क्रिटिकली यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो इस क्वेश्चन के डायनामिक्स में क्या देख रहे हैं आप? फैक्ट है, फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ में प्लेस है, प्लेस के साथ में सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी है। और ये पूरी तरह से ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के कल्चर का भी है, आर्ट का भी है। तो मिला जुला हुआ स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। और सतवाहन की जब बात आप करते हैं, गौतमी पत्र सतकर्णी, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म जो दक्षिण भारत में डेवलप करता है, उसकी विशेषता को प्रदर्शित करता है। यही नहीं, सतवाहन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या नजर आता है? मैट्रिनीलियन टाइटल की शुरुआत भी हो जाती है इस समय काल से। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ सतवाहन को क्या देखते हैं? अश्वमेध सैक्रिफाइस जैसी चीजें भी की गई है। तो ये चीज क्या मिक्सअप नजर आता है? एक तरफ क्या नजर आता है? बात कही जा रही है बुद्धिज्म से रिलेटेड, और फिर एक प्लेस जुड़ा हुआ है इसके साथ में, सतवाहन काल से है। तो दिस वे द एक्सप्लेनेशन शुड बी कैरी ऑन बाय दिस टाइम। इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, इस बार की जो मॉडलिटी देखी जा रही है, उस मॉडलिटी की विशेषता क्या नजर आती है? इस मॉडलिटी की विशेषता में जो मेजर चीज क्या नजर आ रहा है
क्वेश्चन के जो डायनामिक्स बदले हैं, जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं क्वेश्चन के, उसमें एमसीक्यू तो एक है, वो परंपरा से बना हुआ है, लेकिन अदर जो एस्पेक्ट उसके हैं, पहले क्या होता था, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ए एंड बी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, एंड सी इज डी, एंड ऑल ऑफ द अबव। अब क्या है, सेकंड इज करेक्ट। ऐसी चीजों को मैं आगे बताता चलूंगा, और जो असर्शन रीजनिंग है उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बाद में करूंगा। तो इसकी क्लैरिटी आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है। आइए देखते हैं, दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 41, और आपका जो सेक्शन है वो सेक्शंस क्या है, ए है, स्लॉट जो है कि नहीं ए का है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन की जो विशेषता नजर आती है, with reference to the ancient Indian, consider the following the concept of a stupa in Buddhist origin। ये सवाल पूछा जा रहा है, the concept of a stupa is of Buddhist origin। फिर क्या, stupa was generally a repository, ये बिल्कुल सही है। stupa was a votive and commemorative structure of the Buddhist tradition, ये चीजें कही गई है। और सवाल क्या है, ए है ओनली है और बी ओनली है, यही लेवरेज ये आपको जो है कि नहीं क्रिटिकल होना पड़ेगा, कि आपका जो स्पेस ऑफ थिंकिंग था, या स्पेस ऑफ कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी था, उसको इन लोगों ने और भी कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, रुकावट कर दिया है या कम कर दिया है, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग में वक्त ज़्यादा नहीं हो और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी पूरी तरह से रहे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट टू, यू हैव टू कीप द फंडामेंटल थिंग इन योर माइंड, योर फैक्ट्स should be very much certain, and the interpretation and clarity should be very much clear part of that। तो this is the way the condition over there। जब यहां पे मैं बात करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और एज सच कहा जाए कि कॉन्सेप्ट की शुरुआत प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हो जाती है, और जब प्री हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत की हम लोग बात करते हैं, तो उसकी विशेषता क्या नजर आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड की जब बात करते हैं, उसको मैं इस कंडीशंस में दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। प्री हिस्टोरिक टाइम में जो चीज नजर आती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या देखते हैं, जो भी स्पेस या जो भी प्लेस थोड़ा सा एलिवेटेड है, या फिर माउंट की तरह अगर कोई प्लेस नजर आता है, लाइक दिस, अगर कोई प्लेस नजर आता है माउंट की तरह, इसको एल बैशम साहब कहते हैं, प्रोफेसर एल बैशम, तुमुलई, इसको कहते हैं तुमुलई। कोई भी स्पेस एलिवेटेड हो, इसको तुमुलई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी खास चीज क्या नजर आती है कि अगर कि कोई ग्रेव है या ग्रेवयार्ड है, उसका भी एलिवेटेड सेक्शन जो है तुमुलई के रूप में है। तो इस प्रकार से वैदिक पीरियड में भी इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इसलिए यह कहा जा सकता है या स्पष्ट हो जाता है कि इसका ओरिजिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशंस में बौद्ध धर्म के काल में नहीं हुआ था। दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो ये क्लैरिटी मिल जाती है। और दूसरी चीज जो डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन किया है, स्तूपा मे हैव ओरिजिनेटेड एज ए प्री बुद्धिस्ट तुमुलई इन विच सरमन्स वेर द बरीड सीटेड। और नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग स्तूपा देखते हैं, क्या देखते हैं, एशेज ऑफ बुद्धा की बात करते हैं, रेलिक ऑफ बुद्धा की बात करते हैं। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन गिवन ओवर देयर, एंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट सोर्सेस द रिमेन्स ऑफ बुद्धा वी आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, है ना, और अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्तूप में डिफाइन किया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। और एज सच देखा जाए कि सबसे ज्यादा स्तूपा का कॉन्सेप्ट आता है, अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप का कहा जा सकता है निर्माण किया होगा, या जो भी एविडेंस मिलते हैं उसमें अशोक का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आता है। तो ये सवाल में कहना ये चाहूंगा, ये सवाल में एक रिफ्लेक्टिव एक्शन किस चीज का नजर आता है, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर है, कल्चर का संबंध रिलीजन से है और साथ ही साथ आर्किटेक्चर से भी है। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, आर्किटेक्चर जहां स्तूप की बात करते हैं डायरेक्टली तो वो चीज किस चीज की नजर आ जाती है कि आर्किटेक्चर है, लेकिन यहाँ मामला क्या है, एक कॉन्सेप्ट बेस है। तुमुलई पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल आइडिया है। प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या देखते हैं, इंडस में भी थोड़ा सा अप जो कहा जा सकता है कि अपलैंड जैसी चीजें, एलिवेटेड चीजें नजर आती हैं।
तो दिस कुड बी द आइडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। और कहा जा सकता है स्टेटमेंट 1 किसी भी कंडीशन में करेक्ट नहीं होगा। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड आइडिया है, तो you should have to keep understand this part of that. I think this should be clear. Now come to another point. Now come to question number 3. If you talk about question number 3, question number 3 in the sense, what you can say that अगर हम लोग देख, जैसे मैंने बताया है 41 है और क्वेश्चन नंबर 42 है, और फिर क्वेश्चन जब 43 की बात करते हैं और स्तूपा के बारे में और भी जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, इसमें सबसे खास चीज़ है जो कोई और भी ज़्यादा इसको हम लंबे फॉर्म में कह सकते हैं कि मैं डिफाइन अगर कर दूं इसको, तो क्या देखते हैं कि इसका 8 पार्ट्स है। रेलिक का मतलब क्या है? बुद्ध का दांत भी हो सकता है, बुद्ध का हेयर भी हो सकता है, जो चीज़ वो यूज़ करते तो वो कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से देखा जा सकता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। इसके सेक्शंस को क्या देखते हैं? 2 भी करेक्ट है, वोटिव स्तूपा। और स्तूपा को जो सेक्शन में डिवीजन किया गया है, और इस सेक्शन में जो चीज़ों को डिवीजन किया, अलग अलग पार्ट में किया गया है, और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन किस रूप में होता है, और इन सबों का याद रखिएगा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। इसको क्या कहा जाता है? हीप्ड पोर्सेस। इसको कहा जाता है लोटस, कमल से निकला हुआ है। और ये जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, ये किस चीज तक की पुष्टि करता है? इनलाइटनमेंट। फिर क्या देखते हैं? और बहुत सारे इनलाइटनमेंट के रास्ते बहुत सारे इसको सिग्निफाई करता है। तीसरी चीज क्या देखते हैं? मिरेकल। इसमें ये शो कर रहा है कि मिरेकल के रूप में किस तरह से हुआ है। यानी इसके पूरे के पूरे कुल मिला के कहा जा सकता है, ये जो 8 तत्व दिखाए गए हैं, ये सारी के सारी 8 चीजें शो करती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्तूपा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। और ये पूरी तरह से कहेंगे हम लोग आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर की चीजें हैं। फिर क्या देखते हैं? रिकंसिलिएशन में भी इसके लिए यूज हुआ है। और फिर क्या देखते हैं? कंप्लीट विक्ट्री। कंप्लीट विक्ट्री का मतलब क्या है? इट इज इन ए स्टेज ऑफ निर्वाणा, यानी ज्ञान की प्राप्ति, या कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति। दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ दैट। और फिर क्या देखते हैं? अल्टीमेटली जिस स्टेज में पहुंच जा रहा है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, चेंज नजर आता है। इसको कहते हैं बुद्धा अटेन द एनलाइटनमेंट। इट इज व्हाट? इट इज द लास्ट स्टेज। इसीलिए कहा जाता है बुद्धिस्ट बॉडी रेलिक वे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। और 8 पार्ट में जो डिवीजन किया गया है, उस सबों को सिग्निफाई किस रूप में किया जा रहा है? इसको आर्किटेक्चर के रूप में किया जा रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज नॉट यू कैन ए सिंपल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड। और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे हम चर्चा करते हैं इस चीज के लिए। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। Question number 43 is, it is looking like this is a very simple question, multiple choice question. No, it has a very critical intricacy. इसके अंदर में बहुत ही सूक्ष्म बारीकियां नजर आती हैं, जो कि तथ्य पर आधारित है, कॉन्सेप्ट के ऊपर में आधारित है। इसकी चर्चा करके बताता। With a reference to the South Indian Korkai, Pompohar, and what is Mosiris, which well known, what we can say, city. एंड दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को ट्रैप करना मुश्किल होगा। ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद रखिएगा, संगम एज का क्वेश्चन है। संगम एज का क्वेश्चन है। और संगम आप अच्छे से जानते हैं। संगम का अर्थ क्या होता है? इट इज अ मीट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी सारे के सारे बुद्धिजीवी प्राणी जो थे इस काल के, इन लोगों का इंटेलेक्चुअल मीट होता है, जिसमें फेमस रूलर देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, चेरा चोलिया पांड्या होता है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज है, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। पोम्पहार इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन एंशिएंट तमिलगम, एंड दिस इज टू प्लेस वेयर वेल नोन कैरेक्टर्स ऑफ शीलापादिक्रम। ये क्या देखते हैं? शीलापादिक्रम, ये राइट से लिटरेचर है। फिर क्या देखते हैं? कोवालन। फिर क्या देखते हैं? कंगई। कंगई ये एक स्थान है जहां पे लोग रहते हैं, उसको कंगई कहा जाता है। इट वॉज ऑल्सो पोर्ट टाउन अलॉन्ग विद द बे ऑफ बंगाल। और ये पोर्ट टाउन का कनेक्शन कहां से है? बंगाल की खाड़ी से है। आगे मैं चित्रों में दिखाऊंगा। इट इज ए कोस्टल टाउन नियर द प्रेजेंट डे, यू कैन से मलाईदोराई। अब देखिए, इसको करंट से भी जोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा सकता है। मलाईदोराई इज लोकेटेड
वेयर द रिवर कावेरी ड्रेन्स टू द सी, कावेरी नदी ड्रेन्स में टच कर रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, चूंकि जानना पड़ेगा कावेरी नदी का इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब प्रेजेंट टाइम में भी कावेरी नदी का सिग्निफिकेंट बहुत है, और जो प्रेजेंट समय में जो स्टेट्स हैं खास करके तेलंगाना ऑल दैट, उसका भी संबंध इनसे जुड़ा हुआ है। कोरकई द कैपिटल ऑफ द अर्ली पांड्यन किंगडम, और ये कोरकई क्या था? पांड्य शासकों का ये अर्ली कैपिटल था, राजधानी थी, और ये आदि चलूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कार्बन डेटिंग से इसकी जानकारी भी मिल जाती है 2004 में। और दिस साइट रिवील दैट दे बिलोंग टू ए पीरियड बिटवीन, और जिससे पता चल जाता है 100 बीसी में इनका से लेकर के 600 बीसी में इनका मेन प्लेस रहा होगा। और रिसेंटली जो अभी रिसेंट एक्सकावेशन किया गया है 215 में, इसलिए ये मैटर ऑफ टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस है। 2015 में एक्सकावेशन किया गया है कोरकई पोर्ट्स दैट बिलोंग टू द, बेसिकली क्या है, दैट बिलोंग टू द पांड्याज, वेयर मोजिरिस, और यू कैन से मरीची, इसका कई नाम है, मोजिरिस है, मरीची है, वॉज एन एंशिएंट हार्बर पॉसिबल टू द पोर्ट ऑफ द सेंट्रल मालाबार कोस्ट के रीजन में है, और वर्तमान समय में केरला से जुड़ा हुआ है। और पोर्ट मोजिरिस रोमन कॉन्टैक्ट के भी कंडीशंस में था। तो दिस इज द वे यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। आप क्या देख रहे हैं? ज्योग्राफी के डायमेंशन को कवर किया गया है, हिस्ट्री के डायमेंशन को कवर किया गया है, आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चर को कवर किया गया है, फिर क्या देखते हैं? रिलीजन, फिलोसॉफी, सबों को। इट मीन्स यू हैव टू कीप योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। Another thing that is to be discussed over here is what? Another thing that is to be discussed is what? This thing I would like to show you in this connection. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको इस बार जो पैटर्न का बदलाव हुआ है, मैं बदलाव नहीं कहूंगा, यूपीएससी ऐसे डायनामिक्स करता रहता है। और एक सिंपल मैसेज ये देना चाहूंगा, नोबडी कैन गेस व्हाट यूपीएससी वांट्स। यूपीएससी क्या चाहता है गेस नहीं हो सकता है। लोग बार बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि आप पैटर्न देखो, पैटर्न देखो। आपको सीधा मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कंडीशन में जो टॉपिक प्रेस्क्राइब है उसको आप मत छोड़िए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब संगम पे 3-4 सवाल पूछना आसान चीज नहीं है। साउथ इंडियन हिस्ट्री को सबों ने नेग्लेक्ट कर दिया था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर बात मैं करूंगा तो मात्र 2 सवाल पूछे, दैट वाज ए डोमिनेटिंग फीचर। सो यू हैव टू डेवलप योर द डायनामिक्स, और आपका ऑब्जर्वेशन शुड बी डेवलप पार्ट ऑफ दैट। और इसमें मेंटोर का, टीचर का जो गाइड है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाइए जो कंडीशंस देखते क्या हैं। एज आई टोल्ड यू दैट संगम की जब बात करते हैं चेरा, चोलिया, पांड्या, तो क्या देखते हैं? ये कैपिटल का रीजन था, चेरास का नजर आता है, ये चोलास का नजर आता है, और ये पांड्यास का नजर आता है। ये कंप्लीटली संगम एज है, चेरा, चोलिया, पांड्या। और फिर क्या देखते हैं? डोमिनेंसी। आप देखिए, अब इनकी डोमिनेंसी देखते हैं। ये क्या देखते हैं? ये पूरा के पूरा कंडीशन इनका अरेबियन सी से कनेक्टिविटी। पांड्यान्स का क्या देखते हैं? ईस्टर्न साइड ये दिन नजर आता है। पोर्ट की बात क्या करते हैं? दिस इज द व्हाट कोरकई पोर्ट, कोरकई पोर्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो क्या देखते हैं? ईस्टर्न कोस्ट, और ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो चेरास की डोमिनेंसी वेस्टर्न पोर्ट्स में नजर आती है, पांड्यान्स की टिप्स ऑफ यू कैन से ईस्टर्न कोस्ट, एंड चोलास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। तो दिस वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस हिसाब से इसको आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस में भी देखनी होगी, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कल्चरल पर्सपेक्टिव है। और ये फेमस इसलिए हैं कि साउथ का जो कल्चर हम लोगों का है, साउथ का जो संस्कृति है, वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इंडिजिनस थी और है, और अभी भी साउथ का जो कल्चर है इंडिजिनस है। अब जब नॉर्थ का जो डेवलपमेंट होता है उसमें होमोजेनिटी नजर आती है, कॉम्पोजिट आइडियाज नजर आते हैं। सो दिस वे यू शुड हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपके सेक्शंस बी की बात करते हैं। जब इस सेक्शंस की बात करेंगे, which of the following explains the practice of Vattikullal mentioned in the Sangam poems? Vattai Kurutal mentioned in the Sangam poems. फिर संगम से सवाल पूछा जा रहा है। Just imagine about that. Okay? अब क्या है? King employing women bodyguard. Then learned person assemble the royal courts. फिर क्या है? Young girls keeping watch
ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग बर्ड्स ओवर देयर। और फिर क्या है, ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड। दिस इज द करेक्ट आंसर, यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। ये फैक्ट है, लेकिन फैक्ट के पीछे में कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है जिसकी मैं चर्चा करूं। दैट ब्रीफली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओवर देयर। व्हाट इज दैट? Vadai Karuttal was a Tamil ritual. What is that ritual? And fasting till death. It was especially widespread during the Sangam age. संगम एज में ये परंपरा थी, ये रिचुअल्स था, ताकि उस बैटल फील्ड में क्या देखते हैं, फास्टिंग किया जाता था टिल डेथ। अगर डिफीट होता है तब, अगर राजा हार जाता है तब, अगर युद्ध में मारा नहीं जाता है फिर भी क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। इट इज व्हाट मोरल कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट, दिस इज मोरल कॉन्शियसनेस। ये कह सकते हैं भावनात्मक जो है, एक तरह से कहते चेतना जैसी चीजें नजर आती है कि आई एम डिफीटेड, मोरली इट इज एक्सेप्टेड दिस पार्ट ऑफ दैट। फिर कहा जा सकता है फास्ट करके अपने आप को खुद को कहा जा सकता है ए टाइप ऑफ कमिटिंग सुसाइड की बात करते हैं। द तमिल किंग इन ऑर्डर टू सेव देयर ऑनर एंड प्रेस्टीज। और इसमें होता क्या था, अपनी इज्जत को बचाना था। वे आर प्रिपेयर्ड टू मीट देयर डेथ फेसिंग नॉर्थ एंड द नेवर वुड दे टर्न टू बी बैक टू द बैटल। इट वाज ए तमिल, यू कैन से, मार्शल, एंड दिस वाज आइदर डन एलोन और एज ए ग्रुप। और क्या होता था, ये परंपरा ऐसी थी कि या तो लोग ग्रुप में सुसाइड कर लेते थे, मानते थे कि मेरा डिफीट हो गया है। इट वाज ए मोरल डिसीज। और मोरल इथिकल वैल्यू इज अगेन a very significant part, a significant thing we find over here. So what is that? कल्चर की जब बात करते हैं, मॉरलिटी है, एथिक्स, सॉरी, सारी चीजें हैं। सॉरी, so this and the question answer should be D। और क्या देखेंगे, आंसर इसका डी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, आप अपने देखिएगा 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखें आप, आपका सेट ए में। इस सेट की विशेषता क्या है? इट लुक्स लाइक, यू कैन से, ए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मैचिंग। लेकिन इसमें वेरिएशन हुआ है, इस क्वेश्चन की विशेषता वेरिएशन है। पहले क्या होता था, मैचिंग कंडीशंस में दो पार्ट में होते थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी होती थी। अब इस चीजों में बदलाव लाई गई है, और बदलाव क्या लाई गई है मैं दिखाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी। अब कहा क्या जा रहा है कि इस डायनेस्टी के बारे में आप बताएं। और डायनेस्टी की खास बात है, होसाल्या है, गढ़वाला है, ककातिया है, यादवाज है। और ये सेक्शन की जब बात करेंगे, पहली चीज क्या है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सेक्शन पूरी तरह से मेडिवल इंडिया का है। इट इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट, एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिवलिज्म का विशेषता ही है, इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इंटू 120 यू कैन से रीजनल स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसी में ये छोटी छोटी डायनेस्टी का भी उद्भव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है होसाल्या है, गढ़वाला है, ककातिया है और यादवाज है। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। अब देखिए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ मेडिवल टाइमलाइन। मेडिवल टाइमलाइन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न कहां से, मेडिवल टाइमलाइन। तो यू वुड हैव टू वर्क ऑन आल्सो टाइमलाइन। ये चाहता है कि क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी होगी आप फैक्ट के साथ इन्वॉल्व होइएगा, तभी होगी, या फिर फैक्ट के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हर हाल में होनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ द अबव, अब इसमें क्या दे रहा है, ओनली 1, दूसरा क्या है, ओनली 2, ओनली 3। देन चांसेस ऑफ लेवरेज इज वेरी मच कंस्ट्रिक्ट, इसको बहुत कम कर, नैरो कर दिया गया। पहले लेवरेज होता था 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, लाइक दिस। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1 2, यू हैव टू इमीडिएट आंसर इट। दिस इज द बेसिक थिंग डेवलप्ड ओवर बाय दिस टाइम, बिकॉज यू डिडंट हैव प्रैक्टिस। सम टाइम में भी इस डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना जटिल क्वेश्चन है कि इसका जवाब आसानी से नहीं दिया जाए। तो क्या देखते हैं, इसीलिए इस सेक्शन को और ऐसे के लिए आप लोगों को होशियार रखना पड़ेगा कि टाइमलाइन की क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, गढ़वाल डायनेस्टी का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, यूपी बिहार का था। इसका पीरियड दिया है 11th से 12th सेंचुरी।
नेक्स्ट वन आ जाइए, यादवास डायनेस्टी की बात आप करते हैं तो इसका रीजन क्या था, 12 से 14 सेंचुरी और सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र का क्षेत्र था। उसी तरह से ककातियन ऑफ वारंगल आप अच्छे से जानते होंगे, 12 से 14 एरी ईस्टर्न डेक्कन रीजन थे। और फिर क्या देखते हैं, होसालिया डायनेस्टी की जब बात करते हैं उसका रीजन है, उसका पीरियड भी दिया है 10 to 12 सेंचुरी डी, रीजन क्या है, कर्नाटका रीजन। तो व्हाट इट शोज, इसके डायनामिक्स की विशेषता क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए टाइमलाइन, ये बहुत बड़ी क्रिटिकल चीज है। टाइमलाइन की जानकारी होगी, टाइमलाइन की जानकारी के साथ आपको क्या ध्यान रखना होगा, ईस्टर्न रीजन में कौन है या वेस्टर्न रीजन में कौन है, या अगर कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया की बात अगर सिंपल सी बात करते हैं हम, सिंपल सी अगर बात करते हैं हम, तो इस चीज़ में एक विशेषता तो हम लोग को देखनी ही होगी कि आगे इसको किस प्रकार से हम लोग डील करें, आगे हम लोग किस प्रकार से डील करें। और इसको डील जब आप करेंगे तो चीज़ें आसानी से आपके सामने में निकल करके भी आ जा सकती है। तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि नॉर्थ में कौन होगा, वेस्ट में कौन होगा, साउथ में कौन होगा और ईस्ट में क्या होगा। साथ ही साथ क्या देखते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न में अरेबियन सी है, नॉर्थ वेस्ट का रीजन एक अलग सा रीजन है। तो दिस वे यू हैव टू वर्क ऑन टाइमलाइन, टाइमलाइन के ऊपर में आपको जरूर काम करना होगा और किसी चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर हल्के में लाइटली यू कैन कंसीडर दिस पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट वन थिंग, नाउ द क्वेश्चन नंबर, एंड दिस वे आई हैव आल्सो मेक द डिजाइन द मैप ओवर देयर, मैप को भी मैंने डिजाइन कर दिया है ताकि समस्या नहीं हो और पढ़े तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप चीज को देखिए, इस रीजन को जब आप देखते हैं ये पूरा के पूरा क्षेत्र नजर आता है। इधर देखते हैं ककातियन रूलर की चीज नजर आती है, इधर क्या देखते हैं होसालिया पीरियड नजर आता है, इधर क्या देखते हैं यादवास नजर आता है ना। इस प्रकार से चीजों को लेकर के चलेंगे। आगे देखते हैं कामरूप नेपाल का रीजन नजर आता है। तो दिस आइडिया यू हैव टू डेवलप, है ना। और क्या देखते हैं, नंबर ऑफ द कंट्रीज, अलग अलग चीजों को भी डिस्क्राइब किया गया। एशियन रीजन में अलग सा डेवलपमेंट है। और फिर क्या देखते हैं, गढ़वाल का जो ये पूरा रीजन है ये डायनेस्टी का, इसकी भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो दिस वे यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। बिना मैप रखे हुए आपको एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है और ये मीडिया का जमाना है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक से आप इंफॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक चीजों में क्लैरिटी नहीं होगी, रिटेंशन नहीं बढ़ पाएगा। बच्चे सवाल करते हैं कि फैक्ट्स मजा नहीं आता। अरे भैया, फैक्ट्स को आप क्या करोगे, फैक्ट्स को आप सिचुएशन से कनेक्ट कर दो ना। आप अपनी जन्मतिथि को याद रखते हो तो आपकी जन्मतिथि फैक्ट है ना। आप जिस स्कूल से +2 किए हो वो याद रखते हो, ये फैक्ट है ना। आप उसको इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व कर दो, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। दिस ट्रिक यू शुड हैव टू अडॉप्ट। आपको थोड़ा सा अलग हट करके काम करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, विद द रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ये पेयर वाला सवाल है, इसकी मैं चर्चा कर दूं। लिटरेरी वर्क है, ऑथर, लिटरेरी वर्क है, ऑथर है, ये 1 और 2 हुआ करता था। लेकिन खास बात क्या है, जो क्रिटिकली इसकी क्या है, आपको सिर्फ यहीं तक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। आपको ये जानना पड़ेगा कि बिल्हन, आपको ये जानना पड़ेगा देवी चंद्रगुप्तम में क्या चीजें कही गई, उस ड्रामा का थीम क्या था, बेस क्या था, क्रिटिकली क्या थी। दिस शुड बी द अंडरस्टैंडिंग, तभी ये चीज आपको याद होगा। फिर क्या देखते हैं, हमीर महाकाव्य, ये नैन चंद्र सूरी की किताब, इसको याद रखनी होगी कि मैसेज क्या है, तभी यू कुड रिटेन द थिंग एंड देन यू कैन मैच। चाहे मैचिंग का हो, असर्शन रीजनिंग का हो, तभी इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे, है ना। उसके बाद मिलिंद पान्हो। अब जैसे मिलिंद पान्हो है, नागार्जुन है, ये बहुत सिंपल सी बीत है। मिलिंद पइयो, इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, मिलिंद पइयो। क्या देते हैं, नागसेन, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं, मेनांडर। ये दोनों के बीच में एक डायलॉग है और इस डायलॉग में क्या चीज देखा जाता है, अंततः मेनांडर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। मिलिंद पइयो, मिलिंद पान्हो है, मिलिंद पइयो। तो ये क्लैरिटी अगर माइंड में आ जाएगी तो आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिटरेचर को, किसी भी लिटरेचर की थीम को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें थीम पूछ दी जाती है कि इसका महत्व क्या है। तो कुल मिला के क्या देखा जाता है,
और कहा क्या जाता है बी इज द ओनली, यानी कह सकते हैं टू, यानी बी इज द ओनली आंसर। देवी चंद्रगुप्तम क्या देखा जाता है, ये डांस ड्रामा है, विशाख दत्त ऑथर है, संस्कृत स्टोरी है, और किस प्रकार से रामागुप्ता ये शो किया जाता है, किस तरह से गद्दी को हासिल करने की व्यवस्था डेवलप होती है। तो इसके अंदर की जो क्रिटिकलिटी है, थीम है, इसकी जानकारी रखेंगे। देन व्हाट इज दैट, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की विशेषता क्या है, नैनचंद सूरी तो इसके ऑथर हैं, संस्कृत बायोग्राफी ऑफ चचमाना किंग यू कैन हमीरा, इसकी पूरी की पूरी जनपत्री है, जेनोलॉजी है, बायोग्राफी का वर्णन देखने को मिलता है। और जेनोलॉजी में इसमें बैटल के बारे में बताया गया है, लिटरेचर के बारे में बताया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी बातें कही गई। नेक्स्ट वन है मिलिंद पान्हो, प्रोनाउंशिएट होता है इसका मिलिंद पैयो। एंड नागसेन क्या देखते हैं, ऑथर है इसके, और इसकी विशेषता क्या, पाली लैंग्वेज, सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, पाली भाषा में की गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। अगर सवाल पूछा जाए जैन धर्म की तो फिर क्या कहिएगा, आप सोचिए, अर्धमगधी थी, प्राकृत थी, लाइक दिस। तो क्या देखते हैं, अंग उपंगा उसके थे, किताब बुक थे, इसके पितक जैसी चीजें थी। तो नागसेन की ये स्टोरी है। अगर ये स्टोरी को जानते हैं, थीम को जानते हैं, तो कभी भी कदापि इस प्रश्न का सवाल आप कभी भी उत्तर गलत आप नहीं करेंगे। दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब क्या देखते हैं, अनदर किताब क्या है, अब जो चीज को बोलते हैं नीति काव्य मित्रा है ना, सोमदेव सूर्य, नीति काव्य मित्रा की जब बात करते हैं, व्हाट इज दैट, संस्कृत है। और क्या देखिए, इसको कैसे आप याद रखिएगा, एथिक्स एंड इथिकल वैल्यू की बात कही जा रही, सवाल भी इसीलिए पूछा जा रहा, एथिक्स एंड इथिकल वैल्यू की बात कही गई। तो जो भी आप कल्चर पढ़ते हैं, जो भी फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो भी दर्शन पढ़ते हैं, उसमें एथिक्स की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो अगर जहां इथिकल वैल्यूज को आप समझ लेते हैं, मोरल वैल्यू को समझ लेते हैं, तो इसको कंटेन करना, याद करना कोई समस्या जैसी चीजें नहीं। सपोज अभी इथिकल वैल्यू की बात, अगली बार सवाल पूछ सकता है कि इसका पर्पस क्या है, इसका थीम क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। अगर आप जानते हैं कि मोरल पे है, एथिक्स पे है, वैल्यू पे है, आप इसको रिटेन कर सकते हैं। दिस इज द वे यू शुड हैव टू प्रोसीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन जैसी फील हुई है। सोल आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ but also the rocks, running water, and many other natural objects not looked, you can say, living, both at the religious sects. And the above statement reflects the core belief of which of the following religious sects of ancient India. क्या कहा जा रहा है, आत्मा की बात कही जा रही है। आत्मा की बात जो कही, प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझना होगा। कहा यह जा रहा है और कि आत्मा केवल मूल रूप से जीवित में भी नहीं होती, जो चीज अजीवित है या जो अजीव है, आत्मा उसमें भी होती है। और ये कॉन्सेप्ट जैन धर्म की फिलॉसफी है, और जैन धर्म की फिलॉसफी ने ये पूरी तरह से प्रमाणित किया है। और इसका रेफरेंस एल बेशम की किताब में द वंडर दैट वाज इंडिया, हिंदी में कहते हैं अद्भुत भारत, में पूरी तरह से अंकित है। मैं उसका पेज नंबर भूल रहा हूँ, मेरे गुरु थे एल बेशम साहब, उन्होंने अंकित किया है और उन्होंने प्रूव किया है कि बिना अजीव के जीव रह ही नहीं सकता। कहा यह जाता है कि बिना कहा जा सकता है लाइफलेस के लाइफ जीवित रह ही नहीं सकता। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैन धर्म कहता क्या है, कण कण में ईश्वर हैं। और जैन धर्म कहता क्या है, सजीव से ज्यादा महत्वपूर्ण अजीव है। सो नॉन लिविंग इज मोर पावरफुल देन, और यू कैन से non-living is more and more what we can say important than living being, क्योंकि living being जो आज है ये ड्यू टू नॉन लिविंग बीइंग। और बहुत अच्छा एग्जांपल देता है, जबकि जैन धर्म की फिलॉसफी क्या देखता है, अगर पानी है, अगर वाटर है, अगर वाटर बह रहा है, अगर पानी कहा जा सकता है कि पानी अगर बह रहा है, अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर अगर फ्लो हो रहा है, तो इस वाटर के पास में क्या होगा, प्लांट भी पनप जाता है। अगर जहां जहां से पानी होके गुजरता है, वहां क्या होगा, पेड़ पौधे पनप जाते हैं, रनिंग वाटर। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी क्या कहती है, अगर कहीं पे स्टैगनेंट वाटर है तो उसमें लाइफ नहीं,
जैन धर्म फिलोसॉफी फिर क्या कहती है? बड़ी चट्टान है, बड़ा पत्थर है, बड़ी चट्टान है, बड़ा पत्थर है। अगर इस पत्थर को अगर इस पत्थर के नीचे क्या देखते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। अगर इस पत्थर को आप हटा देते हैं, अगर पत्थर को आप हटा देते तो क्या होगा? ये जितने भी जीव हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मर जाएंगे। तो आत्मा कहाँ हुई? आत्मा पत्थर में हुई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जैन। हम ही लोग हैं, हम लोग जो जीवित हैं 90% अजीवित के आधार पर है। आज मकान जहाँ पे रहते हैं, शेल्टर जहाँ पे है, क्या अजीव है। जो भोजन हम लोग खाते हैं अजीव है। जो शरीर पे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, क्या है? वो अजीव है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ये फिलॉसफी दर्शन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री भी है, ये क्वेश्चन कल्चर भी है, ये सवाल दर्शन का भी, फिलॉसफी का भी। ध्यान रहे, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो मेंशन किया गया है, जैनिज्म, द सेंट्रल टेनेट ऑफ जैनिज्म, नॉन वायलेंस। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। जैनिज्म और बुद्धिज्म की जब बात करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। जैनिज्म कहता है नॉन वायलेंस। जैनिज्म एक्सप्रेस अबाउट व्हाट? जैनिज्म एक्सप्रेस अबाउट नॉन वायलेंस। Sorry, I beg your pardon. Buddhism says about non-violence. और जैनिज्म जानते हैं कहता क्या है? जैनिज्म जानते हैं क्या कहता है? जैनिज्म कहता है नॉन इंजुरी। जैनिज्म कहता है क्या है? नॉन इंजुरी। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये यूपीएससी सवाल पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वायलेंस एंड नॉन इंजुरी? ये क्रिटिकली जैनिज्म बुद्धिज्म की है। तो नॉन इंजुरी का मतलब क्या हुआ? आप गलती से भी गलती ना करें। नॉन वायलेंस का मतलब है आपने किसी चीज को सोच लिया गलत, क्योंकि वायलेंस आप एक्शन से नहीं यहां करते, सोच से, विचार से करते हैं। तो ये थ्योरी क्या है? जैनिज्म की, जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है। जैनिज्म और बुद्धिज्म की मेजर मोरल फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा अंतर जो नजर आता है, एक्सट्रीमिज्म नजर आती है। इसीलिए जो दो सेक्ट ग्रुप हुआ, जिसको कहते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, एक अपने आप को पुद्गल स्टेज में ले जाते हैं, लोग टॉर्चर कर करके मार डालते हैं। और यही कारण है कि दिन में खाना नहीं खाना, उनके वस्त्र में अंतर, ये सारे डिफरेंस नजर आते हैं। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो बेसिक बाइफर्केशन फिलोसॉफिकल थिंकिंग से दिया गया है, एक कहता है आत्मा, दूसरा कहता है चेतना। जैनिज्म कहता है आत्मा और बुद्धिज्म क्या कहता है? चेतना। तो दिस क्रिटिकलिटी, दिस क्लैरिटी शुड बी कीप इन योर माइंड. You can answer each and every question, whatever it is going to be asked from anywhere, any other topic of the part of that. मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उसी के आधार पे कहा जाता है कि the central tenets of the Jainism is non-violence, और non-violence is a part of what? It is in actual sense, it is non-injury. Non-injury. This is the part of what? Non-injury. And no other religion lays much emphasis on non-violence as Jainism. As Jainism plays great emphasis of non-violence. यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिएगा non-injury. A strict observer of faith. A strict, what we can say, a strict observer of faith. And insect. What is that? और जो सबसे बड़ी चीज कही गई है क्या? Wear muslin. अब क्या देखते हैं? A strict observer of the faith. Wear the muslin. मसलिन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मलमल जिसको कहते हैं, that is called muslin. That is called muslin. Muslin. And cloth around their mouth and nose to stay and would not inhale a small insect even by mistake. क्या कह रहे हैं? गलती से भी गलती नहीं हो, है ना? The mistake should not occur. You can say inadvertently. किसी भी कंडीशन में गलती से भी गलती नहीं हो, कीड़े मकोड़े नहीं जाएं। इसका मतलब क्या है? नॉन इंजुरी. इट इज नॉट नॉन वायलेंस. इट इज व्हाट? इट इज नॉन इंजुरी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड टू अवॉइड ट्रैम्पलिंग ऑफ एंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स एंड जैन मॉन्क्स यूज, यू कैन से फितर. और इसी कंडीशंस में यूज करते हैं। और छोटा सा एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास हो रहा था, तो क्या देखते हैं?
कि जैनिज्म ने क्या कहा? जैनिज्म ने कहा, जैन की फिलॉसफी ने कहा, जैन का ट्रेडिशन ने कहा कि वो कृषि का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य करने में जानवरों की जीव की हत्या होगी। तो उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने कहा मैं ट्रेडिंग करूंगा। और उस समय में ये लोग जो शहर में करते थे उनका नाम, ट्रेडिंग करते थे उनका नाम सेट्टी पड़ा, जो गांव में ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे, उनका घापतीस पड़ा। और आज उसका इंपैक्ट नजर आता है वर्तमान समय में। 2% जैन है कैपिटलिस्ट जो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चला रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन प्लीज गो विद दिस पार्ट ऑफ दैट। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज द मेजर थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच ब्रॉडन। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ दैट। नाउ कम टू अनदर पार्ट ऑफ दैट। Come to another part of that. Now question number 48, और ये सेक्शन जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये सेक्शन आपका मूल रूप से 1 पार्ट का है। Who among the Vijayanagara following the ruler of empire constructed large dam across the तुंगभद्रा रिवर? इसमें से कौन सा विजयनगर शासक था जिसने एक डैम बनाया था या बांध बनाया था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर में, नदी के ऊपर में, है ना? एंड कैनाल कम एडिक्वेट सेवरल वॉट किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू वॉट वी कैन कैपिटल सिटी। यानी ये नदी क्या देखते, तुंगभद्रा से लेके उसकी जो पूरी तरह से कहते हैं कैपिटल सिटी तक ये नदी जाती थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाम आता है देवराय फर्स्ट का। देवराय फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ए डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर 14। और ये सवाल मेडिवल इंडिया का है, दक्षिण भारत का है। और इसका नाम क्यों पूछा गया? और नॉर्मल यूपीएससी अब तक पूछता आया है केडीआर से सवाल, राजा कृष्ण देव राय से सवाल पूछा गया है। और इनकी फेमस किताब थी अमुक्ता मल्यादा। अमुक्ता मल्यादा, अमुक्ता मल्यादा। और अमुक्ता मल्यादा तेलुगु की किताब थी जो इसके बारे में इनकी चर्चाएं की गई हैं। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट देखने को मिलता है। और रिलीव द रीजन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर एग्रीकल्चर। इस पीरियड में अकाल पड़ता था, समस्याएं आती थी, जिसके कारण ये बांध को बनाया गया। और अब इसकी खास बात क्या नजर आता है? और हरिदारा नगर में भी एक अलग सा बांध भी बनाया गया जिसका पर्पस क्या था? इरिगेशन। पर्पस वाज इरिगेशन। अब देखिए खास बात इस मैप में, इस चीज को आप देखिएगा। विजयनगर किंगडम, ये टोटल सेक्शन दिखाया जा रहा है, विजयनगर किंगडम की चीज नजर आती है। और जो शासक का नाम दिखाया जा रहा है वो क्या देखते हैं? देवराय फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं। तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र है, दिस इज व्हाट वी कैन से विजयनगर है, बरेली, ये पूरा की पूरा सिटी है, ये क्षेत्र है। ये सारी चीज़ों को दिखाया गया। और खास करके जो बैटल ऑफ बानाहत्ती, इसका डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। तो क्या देखते हैं? रूइंड सिटी के नाम से जाना जाता है उसे, है ना? हस्तिनावती भी टर्म आता है इतिहास में। तो उसकी विशेषता ये है फैक्चुअल, लेकिन फैक्चुअल के साथ में क्रिटिकलिटी जुड़ा हुआ है। और इसको याद कैसे रखेंगे आप? यहाँ तक कि डेट भी याद हो सकता है, प्लेस भी याद हो सकता है, और अलग स्थिति भी याद हो सकती है, और शासक भी याद हो सकता है। क्योंकि ऐसा सवाल क्यों किया गया? अब तक लगातार देखा जाता था कृष्णदेव राय के अलावा राजा राज विजय, बहुत सारे लोग हैं राजा कृष्णदेव राय के साथ साथ, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान है, खास करके जब देखते हैं लोटस टेम्पल से लेके विजयनगर आर्किटेक्चर। लेकिन इनका नाम ऑब्सक्योर है। कारण क्या है? कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब ही वाज कॉन्शियस ऑफ डूइंग सच एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज द रीजन व्हाई ही गॉट कंस्ट्रक्टेड डैम। इसीलिए इन्होंने डैम यहाँ पे बनाया। तो इस प्रकार से इसको जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन आइए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फैक्ट का क्वेश्चन है, और एक ऐसा सिग्निफिकेंट शासक है जिसके बारे में लोग ध्यान कम देते हैं। और खास करके उस शासक का नाम है अहमद शाह है ना? खास करके उस शासक का नाम है बहादुर शाह। Who among the following ruler of the medieval Gujarat surrounded due Portuguese? क्या देखते हैं? गुजरात surrendered due to Portuguese।
है ना। दीव को, यानी दीव का जो क्षेत्र था पुर्तगाली को, इसने पोर्चुगीज को दे दिया गया था। इनका पर्पस क्या नजर आता है, कंडीशन इसका यही। बहादुर शाह वाज द सुल्तान ऑफ, इसको याद क्या रखना है, मुजफरीद डायनेस्टी। यहाँ पे एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, मुजफरीद डायनेस्टी, जो कि गुजरात के शासक के रूप में काम किया मेडिवल काल में। और उनके पीरियड का भी दिया गया 1526 से 1535 और 35-36 में फिर से किया। द सिटी वॉज, यू कैन से बेसिन वॉज ऑलरेडी गिवन टू द पोर्चुगीज बहादुर। और ये बेसिन किसको दे दिया गया था, पुर्तगालियों को दे दिया गया था। पीरियड क्या था, 1553 का था, 1534 का पीरियड था। और क्या देखते हैं, टेरिटोरी किसको दिया, दमन एंड दीव, मुंबई एंड बेसिन, मॉडर्न यू कैन से वसी, एंड दिस गॉट देयर यू कैन सपोर्ट। कंडीशंस क्या था कि उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, है ना। कंडीशन ये नजर आता है कि उसको सपोर्ट जैसी चीजें मिल जाती है। तो क्या देखते हैं, ये पूरा की पूरा क्षेत्र या फिर पीरियड आप देखते हैं, मकरान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, मालवा है, खानदेश है, अहमदनगर है, ये टेरिटोरी है, कोर टेरिटोरी है, जो कि इस रूप में दिखाया जा रहा है। दिस शुड यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और दूसरी चीज क्या, एनेक्स्ड बाय द वैसलाइज, और जो क्षेत्र को लोगों ने कंट्रोल किया था उसको वैसाल के रूप में इस प्रकार से लेते हैं। और ट्रिब्यूटरी का मतलब है ये जो छोटे छोटे उसके पार्ट थे, जिसमें बेरार है, अहमदनगर है बिदार, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस टाइम। तो इसलिए इसकी विशेषता नजर आती है। कंडीशंस क्या था, पोर्चुगीज फॉरनर यहाँ पर आते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो दिस वे वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। लेकिन याद आपको तभी रखेगा जब मैप आपके ध्यान में होगा, साथ ही साथ उसके साथ में इंटरप्रिटेशन होगा। नहीं तो ये क्वेश्चन सिंपल सा डेट एंड इवेंट्स बंद होगा, ऐसे आप कदापि अब तैयारी इसकी नहीं करेंगे। इसकी तैयारी जब भी करेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लोग ज़रूर तैयारी करेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के बेस पे तैयार किए हुए फैक्ट है, लेकिन फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही होगी। अनदर सिग्निफिकेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन, ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन एक इंडक्ट यहाँ पे हो रहा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म जैसी चीज़ें नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये वॉली दे दिया गया कि आप जैसे चाहो ड्राइव कर सकते हो, सिक्सर मार सकते हो, सिंपल सा है फैक्ट। ये क्वेश्चन क्या नजर आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बातें कही जा रही है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट हेलेना, और इसमें जानने वाली खास बात क्या है, इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस वाज आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द इंग्लैंड। और सेंट हेलेना इसलिए कहा जाता है, नेपोलियन का एग्जाइल, सेंट हेलेना, वो चीज काफी फेमस, क्योंकि जब ब्रिटिश में डेवलपमेंट भारत में हो रहा था तो पैरेलल डेवलपमेंट यूरोप में भी हो रहा था। वहां वहां जो जो इम्पैक्ट होता था उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ता। इंडिया वॉज ऑल्सो अफेक्टेड with the battle which was fought between French and England, French and British. So the impact was also seen over in, you can say, Indian counterpart over there. तो ये चीज़ें डेवलप होती रही है, पैरेलल डेवलपमेंट हुआ। सेंट हेलेना नेपोलियन के नाम से फेमस है एग्जाइल के लिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर क्या देखते हैं, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में आ जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवान से है। और क्या देखते हैं, मिलिट्री पावर, एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। और क्या भारत में क्या देखते हैं, इसको सिविल और मिलिट्री पावर। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या देखते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। तो ये आपका एक सवाल मॉडर्न इंडिया के रूप में आ रहा है, आधुनिक भारत। जबकि पुरानी परंपरा क्या थी, अगर पिछले 7 से 10 साल का अवलोकन मूल्यांकन करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन डोमिनेट होता था। किसका, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। मेडिवल एक आध क्वेश्चन हुआ करते थे, एंशियंट कुछ क्वेश्चन होते, कुल मिला के 15 से बीच में वेरिएशंस होता था। आर्किटेक्चर, अभी तो एंशियंट इंडिया इज ए डोमिनेटिंग पार्ट। और एंशियंट इंडिया में 3 चीज़ें हैं, फिलोसफी भी है, आर्किटेक्चर भी है, कल्चर भी है, और प्लस हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। ये सारी चीज़ें, और मेजरली जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या देखते हैं, Sangam Age, history of the South. History of the South is a dominating feature. Next one आते हैं। Now question number 81. This is again a factual question, and this question factual is conditions regarding the sources of history. ये क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि अगर कोई
ऐतिहासिक चीज आप तथ्य पढ़ रहे हो, चाहे प्री हिस्ट्री पढ़ो, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ो, या हिस्ट्री पढ़ो, या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन पढ़ो, आपको सोर्स जानना जरूरी होगा। विदाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू कांट रीच टू द कन्विंसिंग रेजोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। जब तक से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंडिजिनस है, फॉरेनर है, या फिर चाइनीज है, कहाँ का है, लिटरेरी है, आर्कियोलॉजिकल है, व्हाट वी कार्बन डेटिंग है, this is one of the basic understanding you would have to develop in any condition, any part of that, and this is a very important part over there. Okay, so what is the question? With a reference to the Indian history, Alexander Rees, A. Longus and Robert Swell, James Burgess, Walter Elliot were associated with. यानी ये लोग किस चीज से एसोसिएटेड हैं? आर्कियोलॉजी एक्सकावेशन से हैं, स्टेप्रेस से हैं, चर्च से एस्टेब्लिशमेंट हैं, या फिर रेलवे लाइन बनाया था? कुछ भी नहीं है, ये सभी के सभी आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेशन से जुड़े हुए। इसमें जानने वाली बारीकी चीज क्या है? व्हाट इज दैट? Alexandri, he was the British archaeologist who worked mainly in the South British India. अब देखिए, दक्षिण भारत के ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने काम किया था, and he is known as unearthing, you can say, sarcophagus. Sarcophagus का मतलब क्या होता है? ताबूत। What do you mean by this one? ताबूत इसको कहा जाता है, जहां पे कॉफिन, डेड बॉडी को रखा जाता है। इसने इसकी खोज की थी। दिस इज द कंडीशन, एंड दीज आर द टर्म यू शुड हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट टू। ऐसे ऐसे शब्दावली, ऐसे ऐसे जार्गन, ऐसे ऐसे यूजेज ऑफ वर्ड, यू शुड हैव टू बी वेरी क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस वन। इसकी क्लैरिटी आपको पूरी तरह से रखनी होगी। और एक चीज मैं मैसेज देता हूं कि हर दिन, एवरी डे, 5 नए शब्द आप ले लीजिए। और कहां से लीजिए? जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप ले लो। उसको लोगे आप तो आपका वॉकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आगे मैं मैसेज दूंगा कि व्हाट वे यू शुड हैव टू मूव फॉरवर्ड दैट वे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो क्या देखें, कभी आप नहीं भूलेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन को। अगर जान जाएंगे कि अरे भाई, ताबूत की खोज इन्होंने की थी और पहली बार दक्षिण भारत के क्षेत्र। फिर क्या देखते हैं? हिलॉक्स एंड यू के पल्लापुरम इन तमिल। इन एडिशन टू 1930 and 4, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर रीज अनअर्थ ट्रेजर ट्रोव ऑफ 9,000 ऑब्जेक्ट्स। क्या देखते हैं? इन्होंने 9,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट की खोज की। देन H. Longhurst, he was a pioneer of British archaeology in India. He served as the officer in the Archaeological Survey of India. साउथ सर्किल में ये इनकी फेमस भूमिका थी। और क्या देखते हैं? नागार्जुना कोंडा का नाम सुने, उसकी भी उन्होंने खुदाई की थी, जानकारी ली थी। और क्या देखते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग वहां पे विरूपाक्षा दत्ता थे। तो दैट वे यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड, उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, रॉबर्ट स्वेल ने क्या जानकारी ली, क्या खोज की? 1845-52 was a civil servant of the colonial India. He did extensive work on the history of विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर की जब बात करेंगे तो विजयनगर एम्पायर की बहुत बड़ी विशेषता है। कम से कम 5 फॉरेनर्स वहां पे आए हैं। डोमिंगो पेज है, एनएसएस निकेतिन है, बारबोसा है, अलकल कसंदी है, अब्दुल रज्जाक है। ये सारे वहां पे आए हैं और सबों का कंट्रीब्यूशन रहा। ये शो करता है कि विजयनगर एम्पायर को यूरोपियन एक्सपोजर था, सेंट्रल एशियन एक्सपोजर था, उसकी इकोनॉमी अच्छी थी, कल्चर अच्छी थी, सारा चीजें अच्छा था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साउथ के कल्चर। और एक और ब्यूटी की बात मैं बता दूं, इंडो इस्लामिक एक्टिविटीज के आर्किटेक्चर भी देखने को मिलते हैं। एक कॉम्पोजिट कल्चर जैसी चीज विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। जेम्स बर्गीज की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था और उनका है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला। और इलियट की सबसे बड़ी बात थी अमरावती साइट की खोज थी। तो अब अमरावती को आसानी से याद कर सकते हैं। स्तूप की जब बात करते हैं तो अमरावती में भी एक सांची स्तूपा है। दिस वे यू कुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स कनेक्टिंग विद द सर्टेन साइट। आपको टाइमलाइन तभी याद होगा जब उसको आप कनेक्ट कीजिएगा। जब आप अपने इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करेंगे तभी आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका रिटेंशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी और आपकी, कहा जा सकता है
ये सेंस ऑफ क्लैरिटी से आपका स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग। ये फैक्चुअल बेस्ड बहुत सा क्वेश्चन था। अब ये छोटा सा सवाल तो है, बहुत सिंपल सा, लेकिन इसकी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए किया है कि जब ओनली टू की बात होती है, इफ टॉक अबाउट ओनली वन, अगर देखा जाता है ओनली टू और नन और ऑल द थ्री, ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। ये आपका समय 1 से 1.5 मिनट आपका ले रहा होगा एग्जामिनेशन में, और आप लोगों ने समय वेस्ट किया। ये इनपुट भी बच्चों से मिली है हम लोग। क्या देखते हैं? साइट, वेल नोन साइट, बेसनगर शैवाइट श्राइन है, भाजा है बुद्धिस्ट केव्स है, सितावल है जैना केव श्राइन है। एंड हाउ मेनी अबव द पेयर्स आर करेक्टली मैच? पहले क्या होता था? पहले होता था 1, फिर क्या होता था 1 के बाद 1 2 एंड 1 होता, 2 एंड 3 होता था, या फिर कह सकते हैं 1 होता था, फिर 2 होता था, फिर 3 भी होता था। ये तीनों चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया है, हटाया गया है। अब देखते क्या है विशेषता, खास बात क्या नजर आती है? ओनली 2 इज करेक्ट। अब क्या देखते, पेयर क्या है? पेयर 1 क्या है? इनकरेक्ट है। द हेलोडोरस पिलियर इज एन एंशिएंट स्टोन पिलर लोकेटेड इन द मॉडर्न बेसनगर विदिशा में। क्या देखते हैं? हेरोडोटस का पिलर है, ये गलत है मैच। हेलोडोरस हेलोडोरस वाज अ ग्रीक डिप्लोमेट। अब हेलोडोरस के बारे में जान जाओ, ये क्या था? ही वाज अ ग्रीक डिप्लोमेट था ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही केम टू विदिशा एज एन एनवॉय ऑफ द यवना किंग अनीताकुल। ये जानकारी रखनी पड़ेगी, एडिशनल जानकारी है। वो हिंदुस्तान में आया था, है ना, यवना की अतुकुल के साथ 140 से 130 बीसी में। और क्या देखते हैं? तक्षशिला द 14th ईयर इन द रेन ऑफ 5th शुंगा किंग, और शुंगा किंग के समय में आया था। और किस पुत्र भागधरा था? हेलोडोरस हैड बिकम द फॉलोवर ऑफ भगवत रिलीजन। और ये सवाल पूछा जा सकता है, इसके साथ में कनेक्टिंग सवाल हो सकता है आगे में, कि वो भगवत रिलीजन को फॉलो किया था हेलोडोरस ने, है ना। और फिर क्या? गरुड़, ही हैड बिल्ट अ गरुड़ स्तंभ ऑफ द लॉर्ड विष्णु। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि अब तक सबों के दिमाग में था कि हेलोडोरस किसके लिए गरुड़ स्तंभ के नाम से फेमस है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल भी सामने नजर आता है। बेसनगर को दूसरा दे दिया गया है। विच ऑफ द काउंटेड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फेमस मॉन्यूमेंट, और इसको एक बहुत बड़े मॉन्यूमेंट के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट वन आगे आते हैं हम। पेयर 2 इज करेक्ट, और जो मैंने बात कही है पेयर 2 जो है कि नहीं वो करेक्ट है। और पेयर 2 के करेक्ट होने की जो विशेषता है उसके साथ में क्या न तित्तानावाल केव की बात करते हैं। क्या देखते हैं इसमें? पेयर 2 कहता है करेक्ट, द भाजा केव ऑफ इंडिया इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट केव बिल्डिंग। ये दिखाया गया है, भाजा केव की बात कही जा रही है, इस केव की बातें कही जा रही है। इस केव में तीनों क्या देखते हैं? तीनों को मुद्राएं के रूप में दिखाया दिया गया है। ये पूरी की पूरी चीज़ क्या देखते हैं हम लोग? एक क्यूबिकल फॉर्म में डिजाइन कर करके दिखाई गई है, ये इसकी विशेषता है। और भाजा केव क्या है? वेस्टर्न इंडिया में है, और इसका समय क्या था? 2nd सेंचुरी भी। अपेयर थेर इज करेक्ट है। सत्तावनावल केव अबीवर केव से नाम जाना गया है। और इस सितावल केव को क्या देखते हैं? पुडुकत्तल के नाम से डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। और सित्तानावासल जो नाम इसका सामने में आया है वो क्या देखते हैं? अबीवर और कोविल के नाम से जाना जाता है। और क्या देखते हैं? अरिहंत। अरिहंत का मतलब क्या होता है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? व्हाट इट नोज अबाउट दैट टू परफेक्ट नॉलेज, इट शोज अबाउट द परफेक्ट नॉलेज। एंड ये मेगालिथिक बेरियल के नाम से भी काफी विख्यात माना जाता है। और इस पे जो चीजों को चित्रण किया गया है वो कहा जा सकता है कंप्लीटली रॉक कट पैटर्न पे इस चीज को शो किया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर की बात मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वन आइए आप। अब ये भाजा का प्लेस भी यहाँ पे दिखा रहा हूं ताकि इसकी क्लैरिटी और भी आपके सामने आ सके। भाजा केव की जो सबसे बड़ी बात है, ब्यूटी क्या है? ये विदिशा उदयगिरी से ये स्थान भी दिखाया जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे है नजर आ रहा है। और ये बेस नगर भी दिखाई जा रही है। और ये क्षेत्र क्या है? सांची का है। तो कुल मिला के ये देखा जा सकता है ये सारे के सारे प्लेस बौद्ध धर्म से मेनली मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इस भाजा केव की सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो वॉल्ट दिखाई गई है ये रॉक कट है।
और रॉक कट के साथ साथ में ये फिलगरी वर्क्स नजर आते हैं, जो ये कटिंग की जा रही है, इस चीज को आप देखेंगे, वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। और वर्ड्स क्या नजर आता है, ये ऐसा लगता है कि ये 3 डायमेंशनल फिगर जैसी चीजें, और ये चीजें हम लोग अमरावती के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। ये कार्ले की जो गुफा है उसमें ये रॉक कट चीजें दिखाई गई है। बहुत से हिस्टोरियन कहते क्या हैं, ऐसा लगता है कि ये संस्थान को एलियन ने डिस्क्राइब किया है या बनाया है। तो क्या देखते हैं, ये पूरी तरह से आर्किटेक्चर से भी जुड़ा हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से एक डोमिनेटिंग फीट जैसा पार्ट नजर आता है। नेक्स्ट वन आते हैं, इसकी आगे चर्चा करें हम लोग। नेक्स्ट वन, ये बड़ा ही विचित्र सा सवाल है। दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन यू कैन से is very significant from what we can say part of modern Indian history. It is not exactly modern Indian history, it is also related to the current affairs. So listen to me carefully. Consider the following statement. Statement 1, 7th August declared as the National Handloom Day. Statement 2, it was in 1905 Swadeshi movement was launched on the same day. Which of the following is correct in respect to the above statement? This is a kind of assertive reasoning. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of A. Here you should have to take in your mind. This type of condition is very much dicey, and for this type of condition, you should have to understand about the concept of clarity. If the concept of clarity is missing, then you wouldn't discuss about, or you wouldn't solve the proper solution over there. आप सही उसका उत्तर दे ही नहीं सकते हैं अगर नहीं क्लैरिटी होगी तो। Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation of stay. Statement 1 is correct but 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect. तो सबसे बड़ी बात क्या है, listen to me, criticality क्या है? This was recently adopted by Modi ji. The Prime Minister of India declared this one, and these two things are fact. ये दोनों के दोनों फैक्ट, ये दोनों के दोनों फैक्ट है, ये दोनों के दोनों फैक्ट है। किसी भी कंडीशंस में किसी एक का एक्सप्लेनेशन कोई दो नहीं है। These are the fact. ये करेक्ट है दोनों चीजें, है ना। अब जब दोनों चीजें करेक्ट है तो कंडीशंस क्या नजर आता है, आंसर ए की अगर बात करते हैं, इसमें जिस चीज़ का इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूं या फिर दिखाना चाहूंगा आपको, फर्स्ट में क्या है देखिए, कंडीशंस क्या नजर आता है, स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ द स्टेटमेंट ऑफ दिस टू, एंड बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। So what is that? What we find over here, in 2015 the government of India decided to designate the 7th August every year as the National Handloom Day. This is the fact, and this is the symbol, this is the message given to, you can say, by the present Prime Minister, you can say Modi Sarji. The first National Handloom Day was inaugurated on 7th August 2014 by the Prime Minister Narendra Modi in Chennai. Chennai, the place you should have to keep in your mind. The place is what? Chennai. Chennai. You have to remember this part of that. On this day, we honor our handloom weaving community and highlight the contribution of this sector in the socio-economic development of our country. कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इसको हम लोग याद रखेंगे। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसलिए ये बात सही है और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी पहला जो कहा जा सकता है, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट होगा। स्वदेशी मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड ऑन 7th August 1905 had encouraged indigenous industries and particularly handloom weavers in 2015। और क्या देखते हैं, ये भी सही है, ये भी। लेकिन अगर कहा जाएगा कि सो द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, क्या देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका नहीं देखने को मिलता है।
So this way, I think I have discussed almost all the questions we find over there. और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो डाउट्स आपकी होगी, क्लैरिटी को दूर करने में मैं सफल हुआ हूँ। आप इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, रिमार्क ज़रूर लिखिएगा कि मैं टाइम टू टाइम गुणवत्ता को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकूं, क्लैरिटी को और भी ज़्यादा दे सकूं, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरेक्ट हो सकूं। एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज आप लोगों को देना मैं चाहूँ, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दिस ईयर ऑफ एग्जामिनेशन सेज दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द लाइफ। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन द लाइफ। क्योंकि सोचते बच्चे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लें, बच्चे चाहते हैं ये छोटी सी किताब को याद कर। नो, you have to keep in your mind that whatever the directives given by the यूपीएससी ने आपको कौन कौन सी डायरेक्टिव्स दी है, क्या क्या गाइडलाइन दिया है, क्या क्या सिलेबस दिया है, क्या क्या ट्रेंड दिया है, आप हर चीजों को माइक्रो लेवल पर एकदम सूक्ष्म तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और याद रखिए, जो आपका मेंटर होगा, जो आपका गाइड होगा, जो आपका टीचर होगा, वो हमेशा आपके साथ होगा। ये परंपरा को विकसित करनी होगी, टीचर्स को समझना होगा, मेंटर को समझना होगा। क्योंकि आपकी 1 साल की समस्या 1 महीने में दूर कर सकता है टीचर, आपकी 24 घंटे की समस्या 24 मिनट में दूर कर सकता है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करने में, और इसकी टीम अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से आप सबों को सहयोग देती रहेगी। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि दीक्षांत बहुत अलग ढंग से चीज़ों को लेकर चलने की प्रयास करेगा। मैं डॉक्टर एसएम आज़ाद, मैं बार बार आप लोगों के साथ समक्ष हाजिर होता रहूँगा, इतिहास विषय के रूप में मुख्य रूप से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरे थोड़े से सहयोग से आपका उद्धार हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।